प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट याद होगा तो हम लोग ऐसे वेन डायग्राम्स बनाया करते थे। याद आ गया कुछ? तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये कितना हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो एक फॉर्मूला होता था, आप याद करो इधर देखो, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो सेम फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में भी हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यूनियन को क्या बोलते हैं और, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कॉपी कर लो। कौन सी इवेंट्स होती है जिसमें ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाता है? कौन सी इवेंट्स होती है जिसमें ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ऐसी इवेंट जिसमें ए हो सकता है तो बी नहीं हो सकता, बी होगा तो ए नहीं हो सकता। अपनी कॉपीज में लिख लीजिएगा, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, if A and B are mutually exclusive events, then at one time one and only one can happen, then at one time one and only one can happen, one and only one can happen, both the events cannot occur simultaneously, both the events cannot occur simultaneously, both the events cannot occur simultaneously, A intersection B is 5, A intersection B is 5, and PA intersection B is 0, and PA intersection B is 0. PA intersection B is 0. देखो जैसे ये एक एग्जाम्पल नंबर 12 है एनसीईआरटी से। अब मैं प्रोबेबिलिटी फिनिश कराने वाला हूं एनसीईआरटी से, अच्छे से देख लीजिएगा। ये देखो क्या लिख रहे हैं, 2 students Anil and Ashima appeared in an examination. The probability that Anil will qualify the examination is 0.05. The probability that Ashima will qualify the examination is 0.10. The probability that both will qualify the examination is 0.02. Find the probability that both Anil and Ashima will not qualify the examination. At least one of them will qualify the exam. At least one of them will not qualify the examination. Only one of them will qualify the examination. सबसे पहले तो मैंने क्या निकाला, पी ए और बी निकाला, पी ए और बी। तो आशिमा एंड पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ देखिए, 0.02 दिया है, और अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.05 एंड आशिमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.10। तो 0.15 माइनस 0.02 0.13 हो गई क्या? दैट इज 0.13। अब ये जो और होता है वो यूनियन की तरह होता है और एंड जो होता है वो इंटरसेक्शन की तरह होता है, ठीक है। बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। सुनना ध्यान से, अगर आप चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल एंड आशिमा बोथ doesn't qualify, इसके लिए 1 माइनस पी ए यूनियन बी करना पड़ेगा।
तो 1 माइनस 0.13 यानी 0.87 इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी, आशिमा और अनिल, कैन नॉट क्वालिफाई और डजंट क्वालिफाई। क्वेश्चन चेक करिए, उन्होंने बोला सबसे पहले अब आपको यह समझना पड़ेगा सेट्स में। आप देखो कि सबसे पहला चैप्टर था सेट और सबसे लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, और इन दोनों में रिलेशंस है। तो अब आप देखो ध्यान से, ए और बी का मतलब क्या होता है? ए और बी का मतलब इसमें 3 कंडीशन, या तो ए क्वालिफाई हो जाए बी नहीं, या तो बी क्वालिफाई हो जाए ए नहीं, या दोनों के दोनों क्वालिफाई हो जाए ए और बी में। 3 कंडीशन है इसमें, ए क्वालिफाई हो जाए, बी क्वालिफाई, या दोनों क्वालिफाई। तो इसका मतलब कोई ना कोई क्वालिफाई जरूर होगा अनिल और आशिमा में से, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.17। तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो 1 माइनस 0.13 इज 0.87। तो इसका मतलब अब आप इसका एक वेन डायग्राम बनाओ। ये बन गया है एक वेन डायग्राम। ये ए, ये बी, और ये क्या हो गया? ए यूनियन बी होल नॉट। बाहर का मतलब क्या होता है? नॉट। और ये क्या हो गया? ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू देखना चाहिए कितना है? ए इंटरसेक्शन बी 0.02। ए का क्वालिफिकेशन कितना है? ए को क्वालिफाई 0.05, तो ये 0.05 है, तो ये 0.03 हो गया। और बी है 0.10, 0.08, सही है क्या? और इसका वैल्यू कितना हो गया? 0.87। ठीक है, अब पूछ लेते हैं क्या पूछता है क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन, बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई, ये तो हो गया। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। इसका मतलब वो ये पूछ रहे हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम डजंट क्वालिफाई। Probability of at least one of them doesn't qualify। तो इसका मतलब वो ये बोल रहे हैं सर, या तो अनिल क्वालिफाई ना हो और आशिमा क्वालिफाई ना हो, और अनिल एंड आशिमा दोनों क्वालिफाई। ये 3 चांसेस पूछ रहे हैं। अनिल के क्वालिफाई ना होने के चांसेस कितने हैं? अनिल के क्वालिफाई होने के चांसेस कितने हैं? 0.05। तो अनिल के क्वालिफाई ना होने के चांसेस कितने हैं? 0.95। अनिल के क्वालिफाई ना होने के चांसेस। आशिमा के क्वालिफाई होने के चांसेस कितने हैं? 0.10। यार इससे तो लंबा हो जाएगा, 0.90 हो गया। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया? अनिल भी क्वालिफाई, आशिमा भी क्वालिफाई। तो मैंने बोला भैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों क्वालिफाई हो जाए, ऐसा होना चाहिए कि कम से कम कोई एक तो ऐसा हो जो क्वालिफाई ना हो। थोड़ा सा दिमाग वाला काम है। कम से कम कोई एक तो ऐसा हो जो क्वालिफाई ना हो। अगर या तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई क्वालिफाई ना हो, ऐसा जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों क्वालिफाई हो जाए। तो दोनों क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी है 130। ए इंटरसेक्शन भी इसका वैल्यू कितना था? 0.02, और 1 माइनस 0.02, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 0.98। इट्स वैल्यू इज 0.98। इसका वैल्यू कितना आया था? 0.87। अभी चेक भी कर लेंगे। ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ओनली वन ऑफ देम, ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाई। और इसकी चाहिए आपको प्रोबेबिलिटी। तो आप ये बोलना चाह रहे हो, इधर देखना, ओनली वन ऑफ देम। तो या तो अनिल क्वालिफाई हो जाए और या फिर आशिमा क्वालिफाई हो जाए। तो अनिल के, सिर्फ अनिल के क्वालिफाई होने के चांसेस कितने हैं? 0.00। और सिर्फ
इसके क्वालिफाई होने की चांसेस कितने हैं? 0.08। तो ये आंसर हो गया 0.11। सही है कि नहीं? वेन डायग्राम की मदद से बनाया क्वेश्चन, और एनसीईआरटी का तगड़ा क्वेश्चन है ना। चलो एक बार जरा आंसर जब हम चेक करेंगे। पहले वाले का आंसर हो गया 0.87, दूसरे वाले का आंसर हो गया 0.98, और तीसरे वाले का आंसर हो गया 0.11। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन तो कॉपी नहीं करोगे ना। एग्जाम्पल नंबर 13, सेट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आने की उम्मीद है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेट। लो आंसर निकालो जल्दी से। A committee of 2 persons is to be selected from two men and 2 women. A committee of 2 persons is selected. तो डिनोमिनेटर तो कितना हो जाएगा? 4C2। डिनोमिनेटर इज हाउ मच? 4C2। 4C2 का मतलब कि 4 में से कोई 2 लोगों को हमने सेलेक्ट करना है। 4C2। फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल हैव नो मेन? यार अगर नो मेन नहीं चाहिए तो दोनों को दोनों क्या चाहिए? विमेन। तो विमेन को अगर आपको सेलेक्ट करना है कमेटी के लिए 2C2। बी ऑप्शन 1 मैन। तो 1 मैन का मतलब 1 मैन 1 विमेन, और सी 2 मैन 2C2 अपॉन 4C2। तीनों हो गए क्या? कोई डाउट? कॉपी करना चाहोगे? हो गया वैसे? जरूरी है कि आपने सारी क्लासेस अटेंड करी हो इसकी। ओके, एक्सरसाइज नंबर 16.3 पे आ गए आप लोग। कितने क्वेश्चन है यार? 16.3 करते हैं ना आज। एक्सरसाइज नंबर 16.3। चलो शुरू से ही करा देता हूं। एक्सरसाइज नंबर 16.3, क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following cannot be a valid assignment of probabilities? Okay, इन्होंने कुछ probabilities बता दिया है, बताना है कि कौन सा probabilities पॉसिबल नहीं। तो आप लोग देख लो जरा कौन कौन सा नहीं है probabilities। देखो सबसे पहली बात तो जिसमें भी नेगेटिव प्रोबेबिलिटीज हो रही है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जिसमें भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो गई है ये भी पॉसिबल नहीं है। ओके, सबकी प्रोबेबिलिटीज का एडिशन कितना होना चाहिए? 1। तो 1/7 1 2 3 4 5 6 7 ये तो पॉसिबल है। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 इन सब का एडिशन 1 नहीं हो रहा। और 0.1 इन सब का एडिशन जरा करके देखो। 6 2 8 8 8 8 9 5 ये हो रहा है देखना। ए और बी दोनों पॉसिबल है। ए और बी दोनों के दोनों पॉसिबल है। जरा ऊपर वाला एडिशन करके देख लेना कितना आ रहा है। इज इट 1 और नॉट? यस सर। एक सैंपल स्पेस में जितने भी इवेंट्स एसोसिएटेड होते हैं उन सब का सम जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1। इट शुड बी 1। The sum of the probabilities of all the events associated with the sample space should be 1. है 1? Yes. Addition is 1. Okay. तो मतलब मेरे ख्याल समझ में आ गया क्या क्या क्राइटेरिया है। एडिशन 1, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं और 1 से ज्यादा भी नहीं। चलो यार ये क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत इजी है। देखना जरा। A coin is tossed. What is the probability that at least one tail occurs? At least one tail. तो मैंने पूछा probability of at least one tail। क्या मैंने कुछ बताया था क्या आपको? 1 minus no tail। पहले बताया था कि all minus ना। बट अभी आज मैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। तो एक भी टेल नहीं होना चाहिए।
तो एक भी टेल में तो तीनों हेड, क्या आंसर 7/8 हो गया? देखना जरा भाई, तीनों हेड आने के कितने चांसेस होते हैं? एक, अच्छा सॉरी, वन कॉइन इज ट्वाइस है, सॉरी, तो ये हो जाएगा 1/4, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3/, मैंने थ्राइस है। ये तो बहुत इजी हो गया। कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? HT, TH और TT। उन्होंने बोला एटलीस्ट 1 टेल होना चाहिए, तो एटलीस्ट 1 टेल, ये 3/4 होगी, 3/4। निकाल दोगे सबके आंसर कि मैं करूं? A die is thrown, a die is thrown मतलब 10th क्लास का क्वेश्चन, a die is thrown मतलब क्लास 10th का क्वेश्चन। A prime number will appear, प्राइम नंबर मतलब कितना होगा? 3/6, 2 3 5, 2 आएगा, 3 आएगा, 5। 1 is not a prime number, ध्यान रखना, 1 is neither prime nor composite। A number greater than or equal to 3, तो मतलब 3 4 5 6, 4/6, हाँ जो भी है। A number less than or equal to 1 will appear, 1/6। A number more than 6 will appear, 0। A number less than 6 will appear, no, a number less than 6 will appear, 5/6। अगर लिखा होता less than equal to 6 तो आंसर हो जाता। ये 0 समझ में आ गया क्यों? क्योंकि एक डाइस पे जब भी थ्रो करोगे तो 6 से ज्यादा का नंबर नहीं आ सकता। यार ये कार्ड के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं बात, हालांकि ये लेवल 10th का है, फिर भी कर लो। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस? 52। A card is selected from a pack of 52 cards, तो कितने तरीके से एक कार्ड को निकाल सकते हो? 52 तरीके से। Calculate the probability that the card is an ace of spade, 1/52। Card is an ace, 4/52। Black card, 26/52। है ना 10th का क्वेश्चन? चेक कर लो। हाँ जी, क्या नहीं है 10th का? 11th क्लास में बहुत एनसीईआरटी में बहुत इजी चीजें दे रहे हैं। ये जल्दी से इसका आंसर निकालो। A fair coin with 1 marked on one face, 6 on the other. A fair die. A fair coin with 1 marked on other, 6 on other. Fair die are both tossed. तो जरा देखो, डाई और कॉइन टॉस कर रहे हैं, डाई और कॉइन। तो ये बताओ दोनों को एक साथ टॉस कर, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लेना चाहिए। सैंपल स्पेस या तो कॉइन पे, यहां पे मैं ले रहा हूं कॉइन और डाइस, पहले कॉइन फिर डाइस। कॉइन पे या तो 1 आएगा, डाइस पे 1 आएगा, कॉइन पे 1 आएगा, डाइस पे 2 आएगा, कॉइन पे 1 आएगा, डाइस पे 3 आएगा, कॉइन पे 1 आएगा, तो डाइस पे 4 आएगा, कॉइन पे 1 आएगा, डाइस पे 5 आएगा, कॉइन पे 1 आएगा, डाइस पे 6 आएगा। या फिर डाइस पे कॉइन पे आएगा 6, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो नीचे तो कितना आ गया? 12। What is the probability that the sum turns of 3? तो 3 सम कितना होगा? ये बस, तो आंसर कितना होगा? 1/12। अच्छा सम 12, सम 12 एक ही जगह आ सकते हैं, 6 6 बस 1/12। अच्छा क्वेश्चन है। सैंपल स्पेस बनाने का ट्रिक था इसके अंदर। एक कॉइन पे एक तरफ 1 लिख दिया, एक तरफ क्या लिख दिया? 6। हेड और टेल की जगह पे 1 और 6 लिख दिया। हाँ, इस क्वेश्चन में फायदा टीचर को तब हो जाता है जब बच्चा बीच बीच में सैंपल स्पेस लिखते लिखते गुम जाए और वो सीधा सीधा 2 डाइस का सैंपल स्पेस ठोक दे। क्या होता है, जहां आप ये लिखना शुरू करते हैं 1 3 2 1, फिर यहां अपने आप याद है 2 1 2 2 2 3 2 4 पूरा ठोक दिया, तो वहां गलत है। दैट वुड बी अ रॉन्ग केस। कॉपी तो नहीं करना आपको इसको,
क्वेश्चन नंबर 5 गया 6. There are 4 men and 6 women on a city council. If one council member is selected at random for a committee, how likely is that it is a woman? यार सब क्वेश्चन है यार. क्या आंसर होगा? 6/10. एक ही मेंबर को चुनना है और वो कौन होगी? वुमन होगी. तो उसके लिए क्या चांसेस होंगे? 1/10. 6/10. हाँ वही ना. ठीक है. ये मैं 2 मिनट चुप रहता हूं. करिए. सेंट मेरीज में एग्जाम से कुछ आगे का डेट 24 फेब से आगे डेट. प्रोबेबिलिटी कितनी प्रोबेबिलिटी है? आफ्टर 15 फरवरी. मैथ्स में क्या चल रहा है? फिजिक्स चल रहा है. कोई ऐसी चीजें तो नहीं पढ़ा रही स्कूल में जो मैंने ना पढ़ाई हो? ठीक है. नहीं कोई ऐसी देखो कुछ चीजें ऐसी हो जाए जो उन्होंने नहीं कराया मैंने करा दिया. इट्स ओके. कोई प्रॉब्लम नहीं. तो आप विनिंग सिचुएशन में हो. लेकिन अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए कि स्कूल में कराया और मैंने ना करा. कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए. देख लीजिएगा एक बार. वैसे तो जनरली सेंट मैरीज वाले बच्चे को ये होश ही नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है और वहां क्या हो रहा है. यहाँ तो होश में है नहीं और वहां बेहोश है. एग्जाम आ रहे हैं बेटा. आपका रिजल्ट है वो. आपने मेहनत करनी है. A fair coin is tossed 4 times. A person wins rupee each for each head and loses 1.50 for each tail that turns up. Find the sample space. From the sample space, calculate how many different amounts of money one can have after 4 tosses and the probability of having each one of these amount. कितनी बार उछाल रहे हो कॉइन को? 4 बार. तो 2⁴ मतलब कितने का सैंपल स्पेस बनेगा? 16. लेकिन मैं 16 का सैंपल स्पेस थोड़ा सा जरा दिमाग से बनाऊंगा. देखना ध्यान से. इस बार मैं यूज करूंगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन. आई एम नॉट टीचिंग क्लास 10 स्टूडेंट्स. आई एम टीचिंग क्लास 11 to 12 स्टूडेंट है ना, जिसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनता है. अब आओ मेरे साथ इधर. देखो ये तो पक्की बात है कि 16 चांसेस होंगे कॉइन को टॉस करने. अब मैंने ये पूछा या तो हेड आएगा 1 और टेल आएंगे 3 या फिर हेड आएंगे 2 और टेल आएंगे 2 या फिर हेड आएंगे 3 टेल आएगा 1 2 या हेड आएंगे 4 और हेड आएंगे 0 टेल आएंगे 4. ये कंडीशन बनेगी. अब ये बताओ अगर टेल चारों आए, चारों टेल, तो 4 टेल आने के कितने केसेस होंगे? हाउ मेनी केसेस? 1. ये है नंबर ऑफ केसेस. एक केस में आएगा. अच्छा एक हेड 3 टेल कितने तरीके से आ सकते हैं? तो सुनना ध्यान से. एक हेड और 3 टेल आपस में रीशफल करेंगे तो कितने तरीके से करेंगे?
4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 4 होती है। H T T T 4 फैक्टोरियल इस तरीके से इंटरचेंज करेंगे, बट T T T रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन गेट 3 टेल्स एंड 1 हेड? 4 केसेस, 3 टेल 1 हेड के 4 केसेस होंगे। वो कैसे कैसे होंगे बना के बता दूं क्या? हेड टेल टेल टेल, हेड नहीं सॉरी, टेल हेड टेल टेल, टेल टेल हेड टेल, टेल 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 हेड, ये बन के 4। 3 टेल आएंगे तो इस तरह से आ सकते। अच्छा, 2 हेड 2 टेल के लिए 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल हो गया 24 और डिवाइडेड बाय 6 हो गया। नहीं, कितने केसेस में ऐसा होगा कि 2 हेड आएंगे 2 टेल आएंगे? सर 6 केसेस होंगे ऐसे। कितने केसेस ऐसे होंगे जो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4, और चारों हेड का एक ही केस हो। तो देखो इन सबको मिला के 16 आ रहा होगा। 4 और 1 5 और 6 11 और 4 15 और 1 16। ठीक है, अब मनी लूजेस और गेन क्या बोला गया क्वेश्चन में? यहां पे लिखता हूं मैं मनी 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 गेन और लो। तो चलो, उन्होंने बोला जब भी कभी हेड आएगा तो 1 रुपया मिलेगा, और जब भी कभी टेल आएगा तो 1.5 रुपया माइनस हो जाएगा। तो ये बताओ, पहली बारी में 4 टेल आए तो क्या -1.50 इंटू 4 -6 रुपये हो गया? कितने रुपए हो गया? -6। फिर 4 बार आपने कॉइन उठा लो, चारों के चारों बार टेल आ गया, हर बार 1.5 रुपए चला गया, कितना हो गया? 6 रुपए का नुकसान। अब अगर 1 हेड आया और 3 टेल आए तो 1 हेड आने में 1 इंटू 1 रुपया तो मिलेगा, और -1.50 इंटू 3 1 -4.50, तो क्या -3.5 रुपए का होगा? यानी अगर ऐसा होगा तो 3.5 रुपए का नुकसान की संभावना है। 3.5 रुपए का क्या हो जाएगा? नुकसान। आराम। 2 हेड 2 टेल, तो 2 हेड आ गया और 2 टेल हो गया, तो ये 2 रुपए और -3 रुपए। क्या यहां भी -1 की संभावना है? अच्छा, फिर 3 हेड और 1 टेल, तो 3 हेड मतलब 3 तो बार तो 1-1 रुपया मिलेगा, और 1.5 रुपया एक बार चले जाए, तो 3 माइनस 1.5 रुपए का प्रॉफिट। 1.5 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट। अब चारों के चारों हेड आ गए, तो मतलब 1 इंटू 4 कितना हो गया? 6 ना 4। बोलो आया समझ में क्या? अब मैंने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 6 कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 6, क्वेश्चन में क्या पूछा था? उन्होंने पूछा था कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 हाउसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये अमाउंट्स आपको मिले? तो यार एक काम करो ना, एक केस ऐसा हो रहा है जिसके मुझे -6 रुपए मिले, तो एक केस मतलब ये हो जाएगा 1/60। ये 6 रुपए लूज करने के कितने केसेस हैं? 16 में से एक केस है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 3.5, तो उन्होंने बोला देखो सर 3.5 लूज होने के कितने तरीके हैं? 4 केसेस हैं। 16 में से 4 तरीके हैं जो आपके 3.5 रुपए चले जाएंगे, इसका मतलब 4/60। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 1 रुपी, तो ये कितने होंगे सर? 6 चांसेस है कि 1-1 रुपए का नुकसान हो। प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होती। अच्छा, 1.5 रुपए का फायदा हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन कितना? 1.5। तो ये कितना हो गया? कितनी है प्रोबेबिलिटी? 4 केसेस।
तो 4/16 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 गेनिंग 4 इज 1/16। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इससे एक बात समझाता हूं, इधर देखो, ये 3 प्रोबेबिलिटीज तो हारने की है और ये 2 प्रोबेबिलिटी जीतने की है। 1 और 4 5 और 6 11/16 प्रोबेबिलिटी लूजिंग मनी। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेनिंग मनी इज व्हाट? गेनिंग मनी इज 5/16। इसलिए अगर आपने देखा होगा, जितने भी कसिनो के बिजनेस होते हैं, कैसीनो मतलब जहां पे जुआ होता है और ये सब पैसे का लेन देन होता है, तो वो सारे के सारों में चाहे कस्टमर जीते या हारे, कस्टमर को किसी को फायदा हो गया, किसी को क्या हो गया, नुकसान, बट ओवरऑल कस्टमर्स के लूज करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है और गेन करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। इस वजह से कसिनोज के जो मालिक होते हैं वो अधिकतर बड़े बड़े सेठ जी लोग होते हैं। आपने देखा होगा, बिकॉज दे मेक मनी, पर्सन लूजेज हिज मनी, द कैसीनो ओनर गेन्स द मनी। जो मनी आपका कस्टमर लूज कर रहा है वो किसको जा रहा है? कैसीनो ओनर को जा रहा है। इस वजह से जितने भी जुए वाले गेम्स होते हैं वो जिन लोग के भी होते हैं, जो भी जुआ खिलाते हैं, उन लोग को ये बेनिफिट होता है। इसलिए आपने देखा होगा अपने देश में जुआ खेलने वाले तो है ही है, बट भैया खिलाने वाले भी बहुत सारे, क्योंकि खिलाने वाले कौन है? ये प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। एक्चुअली जो प्रोबेबिलिटी बना हुआ था, ये बना ही गैम्बलिंग के ऊपर था। बहुत सारे देश में गैम्बलिंग लीगल बिजनेस है, बहुत सारे देशों में गैम्बलिंग क्या है? लीगल बिजनेस है। तो अगर लीगल बिजनेस है तो वहां पे ये बिजनेस यही है, लूजिंग और गेम मनी है। तो ये गेम ही ना एक टाइप का, किसी ने इसको बैन कर दिया, किसी ने इसको बैन नहीं किया। भाई ये है तो कोई वो थोड़ी है, कोई अपराध थोड़ी है, आपकी मर्जी है। आपने अपने मनी को लगा दिया स्टेक पर, इट इज योर विश, इट इज योर विश। जैसे ऐसे तो टॉस भी करते हैं, साहब वो भी तो जुआ ही हो गया एक तरह से, मैं बैटिंग करूंगा पहले, तुम बैटिंग करोगे पहले। लेकिन मैंने ओवरऑल आपको ये बताया कि जो बिजनेस के बारे में बताया कि जो बिजनेस ओनर्स होते हैं कसिनो वाले, वो किस बेस पे बोलते हैं कि मुझे कसिनो चलाना है? वो इस बेस पे बोलते हैं क्योंकि कसिनो में उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी, उनके पैसा कमाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 11/6 और लूजिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/16। और वो भी क्या बोल रहे हैं? भैया जीतेंगे तो या तो 6 रुपए जीत जाएंगे हम, कसिनो ओनर बोल रहे हैं। मैं 6 रुपए जीत जाऊंगा, 3.5 रुपए जीतूंगा, 1 रुपए जीतूंगा। और अगर हारेंगे भी तो 1.5 रुपए हारेंगे या 4 रुपए हारेंगे। समझ में आ रहा है सब लोग को? खैर, तो चलो यार ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हार जीत, गैम्बलिंग, सीबीएसई बोर्ड क्या क्या सिखा रहा है आपको? तो बच्चे घर ना जाएंगे, रास्ते में गली दुनिया में बैठ जाएंगे। निकालो चलो एक सिक्का, 4 बार उछालेंगे। हेड आया तो 10 रुपए मिलेंगे, टेल आया तो 15 रुपए देने थे। खुले का चक्कर पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी कई बार आए हैं 12th, ये गैम्बलिंग से रिलेटेड। प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट गैम्बलिंग। प्रोबेबिलिटी गैम्बलर्स के लिए ही बनाया गया, उन्हीं का ही टॉपिक था। फिर आपकी शक्ल देखी तो बोला चलो इनको भी खिलाता हूं, बोला चलो इनको भी सिखा दो। पत्ते सिखा दिए, सब कुछ। हंस तो रही हो, एग्जाम की तैयारी कर लो। जैसे तो मुझे मालूम है कि तुमने 10th के दोस्त बना लिए अपने, लेकिन फिर भी 10th वालों को बुक्स नहीं दे रहा है। तो बोल रहे हैं ना बुक्स दे दो भैया अपनी, बोला हाँ बिल्कुल नहीं दे, हम नहीं दे पाएंगे यार बॉस।
मतलब क्या हो गया, देख रहे हो बड़े ध्यान से। खुश? हो गया? अरे शोर मत करो यार, इसका मतलब ये भी नहीं बात करनी है। थैंक यू। बचे हैं अभी ठीक 10 मिनट बचे। शुभम समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? I have given you a business idea, but which will not work in सागर, है ना? इसके लिए आपको एक ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां पे गैम्बलिंग क्या होगी, वहां पे गैम्बलिंग लीगल होगी। गोवा में है ना गैम्बलिंग लीगल, अपने देश में गोवा में गैम्बलिंग लीगल है। गोवा मैं तो अपनी देश की बात कर रहा हूँ। हमारे पास तो है, मुझे नहीं यही तो है, जिसको जाना नहीं उसके पास पैसे, जिसके पास जिसको नहीं जाना। हो गया? चलो गांव के लोगों को मैंने होशियार बना दिया। तुम सब सोच रहे हैं कि मैं करूंगा बिजनेस, और कर्मचारी तो मेरे आजू बाजू बैठी हैं, मेरे दोस्त। देखो यार, ये मुझे करना है कि हो गया अपने आप। 3 कॉइन्स टॉस करोगे तो 3 कॉइन्स कितना बनेगा? H H H H T H H H T और T H H, फिर T T H T H T H T P या फिर T T T। टोटल कितना हो गया? 8। 2 क्यूब। 3 हेड्स कितना होगा? 3 हेड्स 1/8। 2 हेड्स 3/8। कर लो जल्दी से फटाफट। एटलीस्ट 2 हेड में कितना होगा? एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड और ज्यादा से ज्यादा 3 हेड भी ले लो अगर एटलीस्ट 2 में, तो ये ऊपर वाले चारों आ जाए। एटलीस्ट 2 हेड पूरा कर लीजिए। 10th का क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ क्लास 10। क्वेश्चन ऑफ क्लास 10। हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? ये assassination, assassination assassination है ना? assassination का मतलब तो समझ में आता होगा क्या होता है? assassination का
हाँ हत्या करना किसी ने, चलो एक गधा ऐसा बोलते ना, एक गधा, उसके बाद एक और गधा, उसके बाद मैं, उसके बाद पूरी नेशन। ये है assassination style। गधे के बाद गधा, मैं, और उसके बाद पूरा नेशन। चलो ये लोग खुश हो गए, जोए के बाद में लोग बस सोच में समझ में नहीं बची। चलो, a letter is chosen at random from the word assassination. What is the probability that it is a bomb? कर लोगे अपने आप, नहीं करोगे? A S S A S S I N A P I O N। ये है ना assassination। तो कितना हो गया? 3 3 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13 फैक्टोरियल, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और एनएन की 2 बार है यार 2 फैक्टोरियल। देखना मैंने सही कर दिया क्या? ऐसा कोई काम ना करो कि जिससे कि मैं उन बच्चों का भी नुकसान करूं जो बेचारे पढ़ने आए। समझो यार, मैं उन्हीं को देख के पढ़ा रहा हूँ जो लोग पढ़ रहे हैं। कौन सा 3 फैक्टोरियल? ए 3 बार है ना, ए 3 बार, ओके यस। ए के लिए हो गया 3 फैक्टोरियल, आई के लिए 2 ए के लिए, और एस के लिए हो गया 4 फैक्टोरियल, और आई के लिए भी 2 फैक्टोरियल, और एन के लिए भी 2 फैक्टोरियल। तो ये तो हो गया सैंपल स्पेस। अब वॉवल्स चुनना है आपको, तो वॉवल 1 2 3 4 5 6 में से कितने तरीके से वॉवल चुन सकते हो आप लोग? 1 2 3 ही तरीके से चुन सकते हो ना वॉवल। अच्छा एक बात है, मैंने गलत कर दिया क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखो मैंने ना वर्ड्स बना दिए क्वेश्चन में, ये नहीं लिखा वर्ड्स। देखो ध्यान से, मैंने तो फैक्टोरियल लगा के क्या बना दिया? वर्ड्स। तो उन्होंने पूछा कि a letter is taken at random from the letter of the word assassination। तो इसका मतलब टोटल कितने लेटर्स हैं? 13। और उनमें से अगर आपको कॉन्सोनेंट लेना तो 1 2 3 4 5 6 तरीके से आप क्या ले सकते हो? कॉन्सोनेंट, वॉवल, वॉवल 6 तरीके से क्या ले सकते हो आप लोग? वॉवल। इसका आंसर चेक करना पड़ेगा एक बार। एक बार एनसीईआरटी है तो एक बार इसका आंसर चेक करो, क्योंकि इसका आंसर ऐसे भी लेते हैं कई बार लोग कि वॉवल कितने? 1 2 3 वॉवल है, और टोटल क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6, कई बार 6 भी ले लेते हैं। वैरायटी कितनी है देखना जरा, वैरायटी कितनी है? ए आई ओ यू, और कितना हो जाएगा नीचे? 2 ए हो जाएगा, एस हो जाएगा, एन हो जाएगा, आई हो जाएगा, टी हो जाएगा, एन हो जाएगा, 4 3 3 6 7 3/7 भी हो सकता है आंसर। एक बार फिर चेक करना पड़ेगा इसका आंसर। इसको राउंड लगा रहा हूं अभी। 6/13 है आंसर। 6/13 फिर यही है, ठीक है, बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? टोटल नीचे काउंट कर लिया और ऊपर टोटल वॉवल काउंट कर ली विदाउट एनी रिपीटेशन। रिपीटेशन की प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब हम वर्ड बना रहे होते हैं। व्हेन यू आर फॉर्मिंग वर्ड तभी सिर्फ रिपीटेशन की प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज रिपीटेशन वाली प्रॉब्लम नहीं होती। अदरवाइज रिपीटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। चलो अच्छा होगा। अब यार इसके आगे आप ट्राई कर लो, आज कल कर लेंगे भी। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं काफी, इतना आप लोग ट्राई कर लीजिए, कल कराता हूँ अभी। और
चीज़ें देनी है ना कल शायद। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है?